गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज हम लोग बात करने वाले हैं रेडियो डायग्नोस्टिक्स एंड इमेजिंग के बारे में। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है और एनआईपीएच में इसमें बहुत स्ट्रिक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अगर इसको क्लैरिफाई आप नहीं कर पाते हो तो आप एनसी लगना 100% श्योर है, आप एनसी लगेगी। कुछ स्पेसिफिक चीजें हैं रेडियो डायग्नोस्टिक में, बहुत ज्यादा वास्ट पॉइंट्स नहीं है, बस थोड़े से हैं लेकिन सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं रेडियो डायग्नोस्टिक्स में आता क्या क्या है। सबसे पहले आपका एक्सरे डिवाइसेस, यानी कि आपकी एक्सरे मशीन हो गई, आपके डेंटल एक्सरे हो गए, आपका सीटी स्कैन हो गया, ये इसमें आ जाता है। देन आपका एमआरआई इसमें आ जाता है और इमेजिंग में आपके सीटी स्कैन भी आता है और एमआरआई भी आता है और क्या बोलते हैं अल्ट्रासाउंड भी इसमें आता है। तो ये जो वेव से डायग्नोस्टिक्स होती है ये रेडियो डायग्नोस्टिक का इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये बता दें कि कोई सा भी डिवाइस आपके पास अवेलेबल अगर नहीं है हॉस्पिटल में तो आप रेडियो डायग्नोस्टिक्स को आउटसोर्स भी कर सकते हैं। ये टोटली एक्सेप्टेबल है किसी भी हॉस्पिटल के लिए। जरूरी नहीं है कि आप इन हाउस ही रखें, ये इन हाउस और आउटसोर्स दोनों ही अवेलेबल हो सकता है। साथ ही ये भी फैसिलिटी अवेलेबल हो सकती है कि आपने हॉस्पिटल में अपनी स्पेस दे दिया, कोई थर्ड पार्टी अपना सेटअप लगाकर उसको बिजनेस को रन कर रहा है और आप सेटअप इन हाउस है लेकिन मैनेजमेंट टोटली आउटसाइड है, ये भी एक्सेप्टेबल है, ये भी आप कर सकते हैं। देन रिक्वायरमेंट क्या क्या है, सबसे पहले तो हम इसे दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करके समझेंगे। पहला वो डिवाइसेस जो एक्सरे पे काम करते हैं यानी जिसमें रेडिएशन होता है, दूसरा वो डिवाइसेस जिसमें रेडिएशन नहीं होता। ठीक है, रेडिएशन वाले डिवाइसेस कौन से हैं? सबसे पहले एक्सरे, उसके बाद सीटी स्कैन, फिर डेंटल एक्सरे। ये आपके रेडिएशन वाले डिवाइसेस है जिसमें रेडिएशन होता है जो बॉडी के लिए खतरनाक होता है। तो रेडिएशन डिवाइसेस जितने भी होते हैं उनके लिए सबसे पहली चीज आपके पास तीन चीजें अवेलेबल होनी चाहिए हॉस्पिटल में। सबसे पहला AERB एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड से आपको उस इक्विपमेंट के प्रोक्योरमेंट का लाइसेंस होना चाहिए। ठीक है, प्रोक्योरमेंट मतलब ऐसा नहीं कि आप मार्केट में गए, आपने कोई सा भी एक्सरे डिवाइस खरीद के अपने हॉस्पिटल में लगा लिया, ऐसा नहीं कर सकते आप। आपको AERB की अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स में से ही खरीद के अपने हॉस्पिटल में लगाना पड़ेगा। अगर आपका लगाया हुआ इक्विपमेंट अप्रूव नहीं है तो उस इक्विपमेंट को परमिशन नहीं दी जाएगी, वो इलीगल हो जाएगा, आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। तो जब भी आप नया इक्विपमेंट लगा रहे हैं आपको AERB का प्रोक्योरमेंट का लाइसेंस चाहिए। दूसरा, आपने इक्विपमेंट प्रोक्योर तो कर लिया लेकिन आपको उसको चलाने के लिए एक और लाइसेंस चाहिए होता है जिसका नाम है ऑपरेशन। तो इक्विपमेंट के ऑपरेशन का भी आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है, ये किस लिए होता है? आपने इक्विपमेंट सही खरीदा या नहीं ये पहला लाइसेंस बताएगा प्रोक्योरमेंट का। आपका एनवायरनमेंट जहां पर वो डिवाइस काम कर रहा है वो सेफ है या नहीं, वो उसके लायक है कि नहीं, वो बताता है आपका ऑपरेशंस का लाइसेंस। अगर ये दोनों लाइसेंस आपके पास हैं तो तीसरा आपको चाहिए होता है एक RSO रजिस्ट्रेशन। RSO का मतलब रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। ये 3 लेवल का होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। कोई भी आपका कंसल्टेंट RSO बन सकता है अगर उसको RSO की ट्रेनिंग अवेलेबल है। तो अगर आपके पास ये तीनों लाइसेंस है तो आप अपने हॉस्पिटल में किसी भी तरह का रेडिएशन वाला डिवाइस जो रेडियो डायग्नोस्टिक में यूज होता है, जैसे कि सीटी स्कैन हो गया, एक्सरे हो गया, डेंटल एक्सरे हो गया, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये 3 लाइसेंस 200% पूछा ही जाता है अगर आपके पास अवेलेबल है तो। एक और इक्विपमेंट ऐसा होता है जिसमें एक्सरे यूज होता है, वो OT के अंदर यूज होता है एंड दैट इज C-arm मशीन। जिन लोगों ने नहीं देखा वो एक बार OT का विजिट कर ले, उनको आइडिया लग जाएगा C-arm मशीन क्या है और कैसे काम करता है। तो C-arm मशीन के लिए भी आपको ये तीनों चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। एक चीज और नोट डाउन कर ले, हर मशीन के लिए प्रोक्योरमेंट और ऑपरेशन का लाइसेंस लगेगा, बट RSO हर मशीन का अलग अलग नहीं होता। RSO पूरे हॉस्पिटल का एक ही होगा। आप एक RSO लगाकर अपने पास रेडियो डायग्नोस्टिक स्टार्ट कर सकते हैं, चला सकते हैं। अगर आउटसोर्स फैसिलिटी अवेलेबल है तो आपको ये सारी चीजें शो करने की एनएबीएच को जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक MOU दिखाना है कि फला फला कंपनी से हमारा आउटसोर्स है, हम पेशेंट को वहां पर भेजते हैं, वो हमारा डायग्नोसिस करते हैं और उसके बाद हमारे पास वापस आ जाते हैं। देन देयर इज वन मोर मशीन दैट इज पोर्टेबल एक्सरे। एक्सरे मशीन के 2 टाइप्स हैं, एक पोर्टेबल और एक फिक्स। जो पोर्टेबल एक्सरे होता है उसका यूज किया जाता है जैसे आईसीयू में कुछ पेशेंट्स हैं जो वेंटिलेटर पे हैं या कुछ ऐसे पेशेंट जो मूव नहीं कर पा रहे हैं क्रिटिकल कंडीशन में, तो उनके एक्सरे करने के लिए हम यूज करते हैं पोर्टेबल एक्सरे डिवाइस। C-arm इज आल्सो अ पोर्टेबल एक्सरे डिवाइस, बट ये अलग चीज होती है। तो इन सारे के सारे एक्सरे डिवाइसेस जितने भी उनके लिए जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है वो 2 है। पहला आपका प्रोक्योरमेंट, दूसरा ऑपरेशन, और पूरे हॉस्पिटल में रेडियो डायग्नोस्टिक्स को चलाने के लिए एक रिक्वायरमेंट है दैट इज RSO रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, देन आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको रजिस्टर्ड टेक्नीशियन चाहिए होगा। ठीक है, ट्रेन्ड एंड रजिस्टर्ड
स्टाफ अवेलेबल होना चाहिए आपके पास, यानी कि आपका जो टेक्नीशियन है वो एक्सरे टेक्नीशियन अवेलेबल हो, सीटी टेक्नीशियन अवेलेबल हो, तो वो इस डिपार्टमेंट को लीड कर सकते हैं, वो चला सकते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन नंबर पूछा जा सकता है, उनके बारे में उनसे ट्रेनिंग पूछी जा सकती है। देन इसमें एक चीज और पूछी जाएगी, दैट इज योर सेफ्टी, रेडिएशन सेफ्टी, क्योंकि आप रेडिएशन के इक्विपमेंट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप रेडिएशन सेफ्टी को मॉनिटर करो। अभी रेडिएशन सेफ्टी आप कैसे करोगे, इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग देनी होती है आपको अपने सारे स्टाफ को। इसमें कुछ बेसिक चीजें होती हैं, जैसा कि आपका लेड एप्रन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेड एप्रन, जिसको नहीं पता वो एक बार रिसर्च कर ले गूगल पे जाके कि लेड एप्रन क्या होता है। लेड एप्रन पे दो कुछ चीजें पूछी जाती हैं कि अवेलेबल है या नहीं, दूसरा कब का अवेलेबल है, ठीक है। कब का अवेलेबल इसलिए पूछा जाता है क्योंकि बहुत टाइम से पुराना रखा हुआ लेड एप्रन के ना, उसकी जो लेड होती है मेटल, उसके अंदर क्रैक्स आ जाते हैं, और जो क्रैक होगा उससे रेडिएशन पास हो जाएगा, और वो क्रैक रेडिएशन पास करेगा तो कोई मतलब नहीं है आपका लेड एप्रन को पहनने का, ठीक है। तो अगर आपका पुराना लेड एप्रन है और जो वारंटी गारंटी में नहीं है, तो उसको आपको एक उसकी रिपोर्ट बनानी होती है, कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट, कि वो लेड एप्रन अभी चालू है, वर्किंग कंडीशन में है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है, उसका लेड एप्रन का एक एक्सरे लिया जाता है। एक्सरे लेने के बाद रेडियो उसको जूम करके देखते हैं, चेक करते हैं उसमें कोई क्रैक तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो यूज करने लायक है, अगर है तो फिर वो डिस्कार्ड करने लायक, ठीक है। लेड एप्रन के स्टोरेज पे सवाल उठते हैं, बहुत सारे लोग हैंगर पे टांग देते हैं लेड एप्रन को, लाइन से हैंगर बने हो तो उस पर टांग देते हैं, ये प्रैक्टिस सही नहीं। लेड एक हैवी मेटल है और ये लगातार धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से नीचे खिसकता है, तो बहुत लंबे टाइम तक जब आप लेड एप्रन को सीधा टांग के रखोगे तो क्या होगा कि उसकी जो लेड की क्वांटिटी है, मान लो इतनी मोटी शीट थी, ये पूरा लेड नीचे जमा हो जाएगा, तो नीचे की जो शीट होगी वो मोटी हो जाएगी, ऊपर की शीट पतली हो जाएगी, तो रेडिएशन को रोकने की एफिकेसी उसकी बहुत कम हो जाएगी। और होता क्या, लेड एप्रन आप शोल्डर से पहनते हो, तो जो आपके वाइटल ऑर्गन्स है, जो आप वाइटल ऑर्गन्स क्या होता है इसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, समझा दूंगा, ये एनाटॉमी का पार्ट है। जो वाइटल ऑर्गन्स है जो सेव होने बहुत जरूरी है, वो सारे के सारे लगभग ऊपर के हिस्से में होते हैं, और नीचे का लेड एप्रन का हिस्सा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता, जबकि लेड की क्वांटिटी सबसे ज्यादा नीचे आ जाती है। तो लगातार लंबे समय तक टांग के सीधे टांग के रखने की रिकमेंडेशन नहीं है, इसकी रिकमेंडेशन है कि लेड एप्रन को फ्लैट सरफेस पे सीधा सीधा ऐसे रख दिया जाए, जिससे कि वो लेड का डिकम्पोजिशन नीचे की तरफ ना हो, डिपोजिशन नीचे की तरफ ना हो, और वो लेड की क्वांटिटी बराबर है। तो लेड एप्रन पे इतनी चीजें। उसके बाद आपके पास एक गोनेट शीट होनी चाहिए, एक फेस शील्ड होनी चाहिए जिसके पीछे जाकर टेक्नीशियन अपना काम कर सके, और आपके पास एक इंपॉर्टेंट डिवाइस होना चाहिए जिसको बोलते हैं टीएलडी बैच। टीएलडी बैच की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है कि इस पे एक अलग से क्लास बन सकती है, एक अलग से आधे घंटे का लेक्चर बन सकता है टीएलडी का। अभी यहाँ फिलहाल हम बहुत ही शॉर्ट में आपको बताएंगे टीएलडी बैच होता क्या है। टीएलडी कितना बड़ा छोटा सा प्लास्टिक का डिवाइस होता है, उसके अंदर एक इतनी बड़ी चिप लगी होती है, वो चिप सिर्फ ये मॉनिटर करती है कि वो फला फला पर्सन कितने रेडिएशन के एक्सपोजर में है। टीएलडी बैच आपको मंगाने पड़ते हैं पूरे इंडिया के अलग अलग रीजन के हिसाब से, 4 अलग अलग लैब है पूरे इंडिया में, आपको वहां पे अप्लाई करके जितने आपके स्टाफ है, चाहे वो ओटी का स्टाफ हो, चाहे एनेस्थेटिक हो, चाहे सर्जन हो, चाहे एक्सरे टेक्नीशियन हो, जो भी एक्सपोजर में आ रहा है रेडियोलॉजी के, उसके नाम के अलग अलग टीएलडी बैच आपको मंगाने होते हैं। 3 महीने में एक बार आपको टीएलडी बैच उस लैब में भेजना होता है, वहां से रिपोर्ट आती है कि इसको इतना रेडिएशन एक्सपोजर है, और एक मिनिमम क्वांटिटी है, उस रेडिएशन एक्सपोजर के ऊपर अगर गया तो फिर वो रिकमेंडेड नहीं है आगे अपनी जॉब कंटिन्यू करने की, उसको आपको लीव देना पड़ेगा 1 से 1.5 महीने का, ताकि उसका जो रेडिएशन बॉडी में ऑलरेडी अवेलेबल है वो कम हो जाए, उसके बाद फिर आप उसको वापस कंटिन्यू कर सकते हो। या अगर उसका रेडिएशन बहुत ज्यादा है तो फिर उसको आपको ट्रीटमेंट के लिए भेजना पड़ेगा कि उसका रेडिएशन कम किया जाए, वरना उसके लिए जान का खतरा है, कैंसर बन सकता है, इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो टीएलडी बैच बहुत इंपॉर्टेंट है, हर 3 महीने में आपको सारे स्टाफ का टीएलडी बैच मंगाना है, उसकी रिपोर्ट मंगानी है, अवेलेबल करके रखना है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, इसको आप बच नहीं सकते, ये पूछा ही जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा, ठीक है। रेडिएशन सेफ्टी डिवाइस की बात कर रहे हैं तो एक चीज और होती है, एंड दैट इज कॉल्ड कि आपका इक्विपमेंट जो है, उन इक्विपमेंट का कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन में क्या होता है, बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ज्यादा, कभी भी कैलिब्रेशन कराओ ना रेडिएशन इक्विपमेंट्स की, उसकी रिपोर्ट में हमेशा ये देख लो कि उसने अपर्चर और एक्सपोजर मेंशन किया है कि नहीं। क्या होता है, रेडिएशन डिवाइस कैमरे की तरह काम करता है, वो कुछ रेडिएशन को फेंकता है, ठीक है। अभी अगर उसका टारगेट है इतने एरिया में रेडिएशन फोकस होना चाहिए और वो इतने एरिया में फोकस कर रहा है, तो ये सही नहीं है, उसको कैलिब्रेट करके वापस इतने एरिया पे लाना जरूरी है। ये आपके इक्विपमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कितना होता है, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि कैलिब्रेशन क्या होता है, कैसे करते हैं। होता क्या है, आपको अगर रेडिएशन फैल रहा है, इधर उधर भाग रहा है, तो उसको रोक कर एक जगह पे फोकस करना होता है, और अगर ये चीज नहीं हो सकती, ये फेल हो रहा है, ये काम नहीं कर रहा है, तो फिर आपका इक्विपमेंट यूज करने लायक नहीं, आप उसको यूज नहीं कर सकते।
आपको उसको डिस्कार्ड करके नया इक्विपमेंट लेना पड़ेगा। तो आपको अपने इक्विपमेंट का प्रॉपर सर्विसिंग, कैलिब्रेशन कराना है, और कैलिब्रेशन में भी आपको उसका अपर्चर, एक्सपोजर, ये सारी चीजें मेंशन करानी है कि ठीक है या नहीं है, ठीक है। आप इसके लिए एएमसी ले सकते हो, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उससे एनुअल मेंटेनेंस सर्टिफिकेट का कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वो हर महीने में आके एक बार अपने मशीन चेक करके जाएगा, या 3 महीने या 6 महीने में जैसा भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो उसका कैलिब्रेशन करके जाएगा, ठीक है। मिनिमम रेकमेंडेशन ये है कि कम से कम 6, अगर लोड ठीक ठाक है, बहुत कम नहीं बहुत ज्यादा नहीं, तो कम से कम 3 से 6 महीने में एक बार कैलिब्रेशन होना चाहिए। अगर लोड बहुत ही कम है, मिनिमल है, तो फिर आप उसको साल में एक बार भी करा सकते हो। बट यूजुअली प्रैक्टिस ये कर लो हॉस्पिटल के अंदर कि 3 महीने में एक बार आपने अपने इक्विपमेंट को सर्विस और कैलिब्रेट कराना है, और उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है एएमसी, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम नॉन रेडिएशन डिवाइसेस पे, जैसे कि आपका एमआरआई है और अल्ट्रासाउंड है, ठीक है। एमआरआई इज अ वेरी सेफ मशीन, तो हम एमआरआई को यहाँ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देते। एमआरआई के बाद जो सेफ्टी गाइडलाइंस है कि मेटेलिक कंटेनर्स नहीं होना चाहिए, या पेशेंट को जो कंट्रास्ट दे रहे हैं, अभी हम आगे वीडियो में कंट्रास्ट के बारे में भी बात करेंगे, तो उनके बारे में डिस्कस हम बाद में कर लेंगे। मेन चीज आपका नेक्स्ट जो आता है वो आता है अल्ट्रासोनोग्राफी या यूएसजी अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक ऐसा डिवाइस है जो बहुत कॉमनली यूज होता है, बहुत ही सेफ माना जाता है, बट इसके रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड डिवाइस ज्यादातर यूज होता है आपके सेक्स डिटर्मिनेशन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये बेबी का जो फीटस का सेक्स क्या है, और ये पूरी तरह से बैंड है, इलीगल है प्रैक्टिस पूरे इंडिया में। और इसको रोकने के लिए एक लॉ है पीसीपीएनडीटी एक्ट, ठीक है। आपका जो भी अल्ट्रासाउंड डिवाइस आपके पास अवेलेबल है उसका पीसीपीएनडीटी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है। जो भी अल्ट्रासोनोग्राफी है जो कर रहे हैं डॉक्टर, वो भी पीसीपीएनडीटी में उनका नाम मेंशन होना चाहिए। एक जगह पे एनसीए भी आया था कि उनके पास 2 डॉक्टर थे, दो लोग अल्ट्रासाउंड कर रहे थे, लेकिन पीसीपीएनडीटी के लाइसेंस में एक डॉक्टर का नाम लिखा था, एक का नाम नहीं लिखा था। उसने एनसी लगा दिया था, हमें लाइसेंस चेंज कराना पड़ा था, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। देन आपको कुछ कॉमन चीजें ध्यान रखनी है सभी जगहों पे, जैसे कि पेशेंट की प्राइवेसी। आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड आप बिना पेशेंट की स्किन को एक्सपोज करे नहीं कर सकते, तो आपको उस ड्यूरेशन में पेशेंट की टोटल प्राइवेसी मेंटेन करनी, आपके और पेशेंट के अलावा कोई ना हो, अगर हो तो पेशेंट की सहमति से हो, उसकी मर्जी से हो। दूसरी चीज, जैसे आप सीटी स्कैन पे या उसमें जा रहे हो, एमआरआई में जा रहे हो, तो आपके जो पेशेंट की बिलोंगिंग्स हैं, जैसे कि उसके इयररिंग हो गए, उसकी घड़ी हो गई, उसका फोन हो गया, उनकी सेफ्टी जरूरी है। और वो सेफ्टी आप कैसे करोगे? पेशेंट से बोलकर, उसके अटेंडेंट को हैंडओवर करके, अपने पास रखने का जहमत नहीं पालो, अटेंडेंट को हैंडओवर कर दो और उसके बाद डायग्नोस्टिस करा के फिर उसको वापस भेज दो। ये पेशेंट की प्राइवेसी और सिक्योरिटी का मामला होता है, ठीक है। आपका एक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होना चाहिए। ट्रांसपेरेंट प्रोसेस को डिस्प्ले करने के लिए कुछ कॉमन डिस्प्ले साइनेज होते हैं, जैसे टर्न अराउंड टाइम, स्कोप ऑफ सर्विस, आपका क्या क्या स्कोप ऑफ सर्विस है। जैसे आपके हॉस्पिटल में अगर एक्सरे मशीन है, सीटी स्कैन नहीं है, ठीक है, तो आपने मेंशन करना है हमारे पास एक्सरे है, हम ये एक्सरे करते हैं, हमारे पास सीटी स्कैन नहीं। अगर आपके पास एक्सरे सीटी है, एमआरआई नहीं है, अगर आपके पास एक्सरे सीटी एमआरआई तीनों है लेकिन आप कंट्रास्ट नहीं करते, तो आपको अवेलेबल सर्विस और नॉट अवेलेबल सर्विस और आउटसोर्स सर्विस को मेंशन करना पड़ेगा कि आपके रेडियोलॉजी का स्कोप हॉस्पिटल में कितना है, ठीक है। देन आता है टर्न अराउंड टाइम। आप किसी फला टेस्ट की रिपोर्ट कितने घंटों के बाद देते हो, ये आपका टर्न अराउंड टाइम मेंशन होता है। वो आपको डिस्प्ले करके रखना रहता है कितने देर के बाद आपकी रिपोर्ट मिलेगी, और आपने कोशिश ये करनी कि उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर अंदर ही उसको रिपोर्ट आप अवेलेबल करा दीजिए, ठीक है। एंड रिपोर्ट का मतलब एमआरआई और सीटी स्कैन में फिल्म भी देते हैं और रिपोर्ट भी देते हैं, एक्सरे में भी फिल्म और रिपोर्ट दोनों देते हैं। तो आपको ये भी मेंशन करना है कि फिल्म सपोज मान लीजिए 10-15 मिनट में, आधे घंटे में मिल जाएगी, रिपोर्ट आपको 1 दिन बाद मिलेगी या 2 दिन बाद मिलेगी, वो आपको मेंशन करना है क्लियरली कि ये अभी मिलेगा, ये बाद में। ये सारी चीजें डिस्प्ले अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। देन जितने भी एक्सरे डिवाइसेस हैं, जहां पर भी रेडिएशन फैसिलिटी अवेलेबल, जहां पे रेडिएशन एक्सपोजर की पॉसिबिलिटी है, वहां पर बाहर आपको 2 साइनेजेस लगाने हैं। पहला रेडिएशन सेफ्टी का साइनेज जो ट्रायंगुलर होता है, एईआरबी ने डिस्प्ले करके रखा है, मल्टीलिंगुअल होता है ये, वो आपको डिस्प्ले करके रखना है कि ये एरिया रेडिएशन के खतरे में है। दूसरा, आपको एक साइनेज मेंशन करके रखना होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट होने की चांसेस है आपके, या प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो पहले हमें बता दें। आपका प्रेग्नेंट वुमेन के लिए ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो रेडिएशन से बच के रहें। तो ये 2 साइनेजेस आपके पास हर डिपार्टमेंट में अवेलेबल होना चाहिए। हर डिपार्टमेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एक्सरे भी है और आपका मोबाइल एक्सरे भी है और सी आर्म भी है। तो सी आर्म जिस ओटी में रखा होगा उस ओटी के बाहर डिस्प्ले होना चाहिए रेडिएशन के साइनेज और प्रेग्नेंट वुमेन के साइनेज। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप सपोज आईसीयू में आप मोबाइल एक्सरे लेकर गए, आपने किसी पेशेंट का एक्सरे किया और वहां पर एक नर्सिंग स्टाफ है जो प्रेग्नेंट है,
तो वो उस रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रही है, इससे क्या होगा, उसके बेबी पे इफेक्ट पड़ सकता है, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ सकता है, और उसके जिम्मेदार कौन होंगे, आप और आपकी लापरवाही। तो ये चीज आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपने ये इंश्योर करके रखना है कि आप जिस पेशेंट का जो भी कुछ कर रहे हो उसके एक्सरे के एक्सपोजर से दूसरों को भी नुकसान ना हो, और अगर वो भी प्रेगनेंसी प्लान है कि ये हो सकता है कि इस वक्त वो प्रेग्नेंट हो, उसको पता ना हो, तो भी आपने उसको बताना है कि क्या आपको ऐसी उम्मीद है कि आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर है तो फिर उसके प्रिकॉशंस अलग है, उसका एसओपी अलग है, उसके प्रोटोकॉल्स अलग, फिर आप एक्सरे डिवाइस अवेलेबल नहीं करा सकते। ठीक है, तो ये दो साइनेजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह पे अवेलेबल होने चाहिए जहां पर भी रेडिएशन डिवाइस है। अब एमआरआई में रेडिएशन नहीं होता, तो एमआरआई के बाहर रेडिएशन के साइनेज लगाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इट इज ओके, आप उसमें नहीं लगाओ। अल्ट्रासाउंड में भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट रेडिएशन डिवाइसेज, एक्सरे डिवाइसेज में ये साइनेज लगाना जरूरी है। ठीक है, देन आपके रिकॉर्ड्स पे अगर हम आ जाए तो आपका एक तो सिंपल रिकॉर्ड बनेगा कि आपने किस किस पेशेंट का क्या क्या टेस्ट किया, उसकी क्या रिपोर्ट आई है, तो आपका रिकॉर्ड मास्टर लॉग बुक आपकी बनती। देन आपका एक रिकॉर्ड बनता है ब्रेकडाउन रजिस्टर, आपका इक्विपमेंट किस टाइम खराब हुआ या किस टाइम काम नहीं कर रहा है, और उसकी आपने कंप्लेन कब करी, कंप्लेन का रिव्यू कब हुआ, और इक्विपमेंट बन के या वापस रिप्लेस होकर कब आपको मिला। ये टर्न अराउंड टाइम आपको मेंशन करना होता है आपके इक्विपमेंट के ब्रेकडाउन का। दूसरा अल्ट्रासाउंडोग्राफी, अल्ट्रासाउंड मैंने बताया उसके नॉर्म्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। क्यों? क्योंकि आपको महीने के महीने आपने जितने अल्ट्रासाउंड किए हैं उस सारी की सारी लिस्ट आपको अपने नियरेस्ट सीएमओ ऑफिस में सबमिट करनी पड़ती है। ये रूल है, अगर आप अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो आपको वो लिस्ट महीने की अपने सीएमओ ऑफिस में देनी पड़ेगी। ठीक है, देन सेकंड थिंग, कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे जो मल्टी यूज में होते हैं, जैसे कि आपका कलर डॉपलर हो गया, 2D इको हो गया और अल्ट्रासाउंड, ये तीनों चीजें एक ही मशीन में अवेलेबल होती हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो भी आपने उसका पीसीपीएनडीटी का लाइसेंस लेना है, और उसका भी जो रिकॉर्ड है वो महीने के महीने आपको सीएमओ ऑफिस में देना है। ठीक है, देन रिकॉर्ड्स पे एक इंपॉर्टेंट चीज है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है वो आप गूगल पे सर्च कर लो, नहीं समझ में आता तो मुझसे पूछ लेना, मैं समझा दूंगा कंट्रास्ट क्या होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें कंट्रास्ट एमआरआई, कंट्रास्ट सीटी स्कैन होता है। ठीक है, तो जब भी आप कंट्रास्ट दे रहे हैं पेशेंट को तो उसका एक बहुत जबरदस्त प्रोटोकॉल होता है जिसे आपको फॉलो करना ही होता है। सबसे पहला, आपको पेशेंट को इन्फॉर्म्ड कंसेंट देना होगा। आपको कंसेंट, वो कंट्रास्ट देने से पहले उसको इन्फॉर्मेशन कंसेंट लेनी होगी, रिटर्न में लेनी होगी कि ये कंट्रास्ट लगाने की परमिशन आपको दी जाती है, इसके खतरे के बारे में आपको बता दिया गया। दूसरी चीज, पेशेंट की हिस्ट्री लेनी बहुत जरूरी है। अगर पेशेंट के किडनी का फंक्शन ठीक नहीं है तो आप कंट्रास्ट नहीं दे सकते, मर जाएगा पेशेंट। ठीक है, तीसरी चीज, ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं आपके कंट्रास्ट के, ये आपको उसको पहले बताना होगा कि ये रिस्क हो सकता है, और उसके बाद उसकी एलर्जी पूछनी पड़ेगी, कभी कंट्रास्ट से एलर्जी तो नहीं हुई, किसी चीज से एलर्जी तो नहीं है, वो आपको हिस्ट्री लेकर उसको नोट डाउन करना पड़ेगा, रिटर्न कंसेंट लेना पड़ेगा, फिर आप कंट्रास्ट दे सकते हो। और कंट्रास्ट देने के बाद उसको मेंटेनेंस बताना होगा कि आप कंट्रास्ट देने के कितने घंटों तक बॉडी में रहता है, आपको कैसे पानी पीना है, फ्लश आउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे वो भी आपने इन्फॉर्म करना रहता है। तो ये कंट्रास्ट का रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। ये मान के चलो ये लीगल की चीज है, अगर आपने इसको मिस कर दिया तो ये आप पर मेडिकल लीगल केस हो जाएगा, हॉस्पिटल पे नेग्लिजेंस का केस लगेगा ऐसे। ठीक है, तो कंट्रास्ट को बिल्कुल भी आप मिस आउट ना करें। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेफ्टी में, आपके पास स्मोक डिटेक्टर्स होने चाहिए, फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए, आपके पास फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग होनी चाहिए जो हर जगह पे जरूरी होता है, हर डिपार्टमेंट में जरूरी होता है। उसके बाद आपके पास कोड ब्लू टीम भी इमरजेंसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। सपोज आपने किसी पेशेंट के कोई डायग्नोसिस के लिए आपने उसको डाला, सपोज उसको चक्कर आ गया, उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया, कुछ भी आ गया, तो उसको मैनेज करने की फैसिलिटी भी आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। आपके पास ट्रेनिंग होनी चाहिए, बेसिक सीपीआर की ट्रेनिंग तो बहुत जरूरी है, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी आपके पास होनी चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है। और रिकॉर्ड्स में एक दो रिकॉर्ड और बनते हैं, एक बनता है रीडू का और एक बनता है रिपोर्टिंग एरर का। जैसा पैथोलॉजी में था कि अगर आप कोई सैंपल दोबारा लगा रहे हो तो रीडू के रजिस्टर में आपको रिकॉर्ड करना है, और अगर कोई रिपोर्ट गलत हो जाती है तो उसको चेंज करके रिपोर्टिंग एरर का भी आपको ये रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना होता है। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स का एक पार्ट है। देन रिपोर्ट से याद आया, एक इंपॉर्टेंट चीज है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है कि क्या रेडियोलॉजिस्ट को रेडियोलॉजी में फिजिकली अवेलेबल होना चाहिए रिपोर्ट बनाने के लिए, क्योंकि पैथोलॉजी में ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि पैथोलॉजिस्ट लैब में अवेलेबल नहीं है लेकिन वो रिपोर्ट साइन कर रहा है। ठीक है, बट रेडियोलॉजी में ये एक्सेप्टेबल है इस तरह से कि आपके पास डिजिटल फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए कि आपने जो भी स्कैन किया
उसकी स्कैन की फिल्म को आपने बाय मेल या बाय किसी भी ऑनलाइन मेथड से रेडियोलॉजिस्ट तक पहुंचा दिया, वहां उसने उसको देखा और वहां से रिपोर्ट बनाई, और या फिर आपने रिपोर्ट भी बनाकर भेज दिया आपके टेक्नीशियन ने, उसने रिपोर्ट को क्रॉस चेक किया और उसको साइन कर दिया, डिजिटल सिग्नेचर दे दिया, ये टोटली एक्सेप्टेबल है। आप ये काम कर सकते हैं, अपने हॉस्पिटल में अवेलेबल करा सकते हैं इसको, ये एक्सेप्टेबल है। ठीक है, एक आखिरी चीज और है इसमें, अभी तो सारा एक्सरे जो फिल्म निकाली जा रही है वो सारा मोस्टली डिजिटलाइज हो गया है, प्रिंटर्स लगे होते हैं, प्रिंटर से फिल्म निकाल दी जाती है प्रिंट करके। पहले उसमें यूज होता था डेवलपर, फिल्म डेवलपर यूज होता था, वो हैवी मेटल होता था और वो एनवायरनमेंट के लिए और लोकल पब्लिक के हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। तो क्या होता है कि आप उसको ऐसे ही ड्रेन करके डिस्कार्ड नहीं कर सकते, उसको डिस्कार्ड करने के नॉर्म्स है। तो अगर अभी भी आपके पास कहीं पर भी ऐसी कोई मशीन अवेलेबल है जो पुराने जमाने की जिसमें डेवलपर यूज हो रहा है, तो उसके जो डेवलपर है उसको डिस्कार्ड करने का एसओपी प्रोटोकॉल बहुत स्ट्रिक्टली रखिए उसको। अगर डिजिटल मशीन है तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी नहीं पूछी जाती है, बस जो इंपॉर्टेंट नॉर्म्स है, जो प्रैक्टिसेस है वही पूछा जाता है, जो लाइसेंसेस है वही पूछा जाता है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता, आपके स्टाफ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस चीज के नहीं होंगे कि आपका मेडिकल टर्मिनोलॉजी क्या, ये सब नहीं होगा। उसमें सिर्फ ये आपकी प्रैक्टिसेस ही देखी जाएंगी कि आप रिकॉर्ड कैसे मेंटेन कर रहे हो, पेशेंट एक्सेप्ट कैसे कर रहे हो, रिक्वेजिशन फॉर्म कैसे आपका डेवलप हो रहा है, बिलिंग कैसे हो रही है, रिपोर्टिंग कैसे हो रही है और प्रोसीजर कैसे चल रहा है, स्पेशली कंट्रास्ट का। ठीक है, और एक चीज और मैं बता दूं, कंट्रास्ट को लेकर एक बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन है, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है एक्चुअली, कि ये काम टेक्नीशियन का है या ये काम रेडियोलॉजिस्ट का है। ठीक है, कि कंट्रास्ट देगा टेक्नीशियन या रेडियोलॉजिस्ट। सेकंड थिंग, उससे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि कंसेंट पे साइन कौन कराएगा, टेक्नीशियन कराएगा या रेडियोलॉजिस्ट कराएगा। तो मैं एक चीज और बता दूं आपको, अगर कंट्रास्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है किसी पेशेंट को, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रेडियोलॉजिस्ट की है। तो एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसकी होती है, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की होती है। तो कंट्रास्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देना और उसका कंसेंट साइन कराना रेडियोलॉजिस्ट की जिम्मेदारी है। रेडियोलॉजिस्ट के सुपरविजन में, उसकी अवेलेबिलिटी में टेक्नीशियन पेशेंट को कंट्रास्ट दे सकता है, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कंसल्ट लेना और पेशेंट की हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े, ये टोटली जिम्मेदारी सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट की है। आई होप कि मैंने ज्यादातर एरियाज कवर कर दिए हैं इसमें। अगर बाय चांस कुछ रह जाता है, कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई एनसी है जो आपको नहीं समझ में आ रही, तो प्लीज कमेंट में आप मैं अवेलेबल हूँ, आप कमेंट कीजिए, उसमें रिप्लाई मैं कर दूंगा, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। गुड लक।